कि मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच में बढ़ता तनाव के बीच ब्रिटेन से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। सबसे पहले एक खबर जानिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, ऐलान हो गया है। हालांकि नए नेता और प्रधानमंत्री के चयन तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। स्टारमर के इस्तीफे के साथ ही ब्रिटेन की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसे हाल के वर्षों की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं में गिना जाता है। स्टारमर के इस्तीफे के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी उन पर तीखा हमला बोला है। ट्रंप ने कहा कि ऊर्जा नीति, अवैध प्रवासन और अपराध और अमेरिका के साथ संबंधों को संभालने के तरीके ने स्टारमर की राजनीतिक स्थिति को कमजोर कर दिया। उन्होंने दावा किया कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ऐसे फैसले किए जिनका जनता के बीच नेगेटिव यानी नकारात्मक असर पड़ा। हालांकि स्टारमर के पद छोड़ने की कहानी केवल हालिया अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं तक सीमित नहीं है। पिछले कई महीनों से उनकी लोकप्रियता लगातार गिर रही थी। स्थानीय और क्षेत्रीय चुनाव में लेबर पार्टी के प्रदर्शन ने पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। कई सांसद और वरिष्ठ नेताओं को लगने लगा था कि मौजूदा नेतृत्व के साथ अगले आम चुनाव में पार्टी को नुकसान उठाना होगा। ऊर्जा नीति स्टारमर सरकार के सामने सबसे विवादित मुद्दों में से एक रही। सरकार ने हरित ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन में कटौती को प्राथमिकता दी, लेकिन इसके साथ ही घरेलू ऊर्जा उत्पादन को लेकर सवाल उठते रहे। विपक्षी दलों और आलोचकों का आरोप था कि सरकार नॉर्थ सी में उपलब्ध तेल और गैस संसाधनों के पर्याप्त इस्तेमाल नहीं कर रही है। बढ़ती ऊर्जा लागत और महंगे बिजली बिलों ने भी आम लोगों के बीच असंतोष पैदा किया। इमिग्रेशन का मुद्दा भी स्टारमर के लिए बड़ी चुनौती बना रहा। इंग्लिश चैनल के रास्ते ब्रिटेन पहुंचने वाले प्रवासियों की संख्या को लगातार लेकर राजनीतिक बहस भी चलती रही। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए और विपक्ष ने आरोप लगाया कि सीमा सुरक्षा को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका। यही कारण है कि कई क्षेत्रों में मतदाताओं का भरोसा कमजोर पड़ता दिखाई दिया। अपराध और कानून व्यवस्था का मुद्दा भी सरकार के लिए परेशानी का कारण बना। कई शहरों में अपराध संबंधी घटनाओं और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ती गई। पता आपको यह देख से राजनीतिक दबाव बढ़ा। विपक्षी दलों ने इसे सरकार की प्रशासनिक विफलता के रूप में पेश किया। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्टारमर का कठिन परिस्थितियां उनको झेलनी पड़ी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और अमेरिका की सैन्य गतिविधियों के दौरान ब्रिटेन और अमेरिका के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद दिखे। विशेष रूप से साइप्रस स्थित ब्रिटिश सैन्य अड्डों को इस्तेमाल को लेकर दोनों देशों के बीच में चर्चा ने राजनीतिक सुर्खियां बटोरी। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताते हुए कहा था कि ब्रिटेन ने अमेरिकी अनुरोध पर तेजी से फैसला नहीं लिया। हालांकि बाद में दोनों देशों ने सहयोग जारी रखा, लेकिन इस विवाद ने दोनों नेताओं के संबंधों को लेकर सवाल खड़े कर दिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि स्टारमर ने नाटो और ईरान से जुड़े मुद्दों पर अमेरिका का उतना खुलकर समर्थन नहीं किया जितनी अपेक्षा की जा रही थी। उन्होंने दावा किया कि इन फैसलों ने स्टारमर की राजनीतिक स्थिति को और कमजोर किया। पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष, चुनावी झटके और ऊर्जा, इमिग्रेशन जैसे घरेलू मुद्दों पर बढ़ती नाराजगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरी चुनौतियों ने स्टारमर के ऊपर दबाव बनाया और उन्होंने अपने पद को छोड़ने का फैसला लिया। तो जो प्रमुख कारण थे उनमें से ये कुछ मुख्य कारण हमने आपको बताए। खैर, स्टारमर के इस्तीफे के साथ ही ब्रिटेन की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। ऐसे में जब दुनिया मिडिल ईस्ट संकट, वैश्विक ऊर्जा चुनौतियां, सुरक्षा संबंधी चिंताएं इन सब में उलझी हुई है, तब ब्रिटेन में नेतृत्व परिवर्तन का असर केवल घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी आप आने वाले दिनों में देखेंगे। बढ़ेंगे आगे। करीब 4 महीने से जारी तनाव और टकराव के बाद अमेरिका और ईरान के बीच रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में एक बड़ी प्रगति से संबंधित खबर है। देखिए, स्विट्जरलैंड के लेक ल्यूसन में उच्च स्तरीय वार्ता के पहले दौर के बाद दोनों देश 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते तक पहुंचने के रोडमैप पर सहमत हो गए हैं। कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुई इस बैठक को मिडिल ईस्ट में शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच में 18 घंटे चली लंबी बातचीत और उस लंबी बातचीत के बाद में कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे सवाल हैं जिन पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कतर और पाकिस्तान की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई। दोनों पक्षों ने तकनीकी स्तर की वार्ता को आगे बढ़ाने, एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति बनाने और 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते की दिशा में काम करने पर सहमति जता दी। इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी तरीके की गलतफहमी या टकराव को रोकने के लिए एक विशेष संचार तंत्र भी स्थापित किया गया।
सोमवार को ईरान की ओर से हॉर्मुज को लेकर भी महत्वपूर्ण संकेत दिए गए। बातचीत के दौरान दोनों देशों ने इस रणनीतिक समुद्री मार्ग को सुरक्षित और खुला रखने पर जोर दिया। अमेरिका ने भी संकेत दिया कि यदि समझौता आगे बढ़ता है तो ईरानी तेल निर्यात पर लगी कई पाबंदियों में अस्थायी राहत दी जा सकती है। अमेरिकी प्रशासन पहले ही 60 दिनों की अवधि के लिए कुछ प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा कर चुका है। हालांकि समझौते की दिशा में बढ़ रहे कदमों के बीच सबसे बड़ा सवाल इजरायल को लेकर अभी भी है। वार्ता के दौरान लेबनान और इजरायल से जुड़े सुरक्षा मुद्दे भी चर्चा का हिस्सा रहे। अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत आगे बढ़ने के बावजूद इजरायल की सुरक्षा चिंताएं पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। इसी वजह से शांति प्रक्रिया को लेकर कई तरीके की आशंकाएं बनी हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी संकेत दिया है कि यदि क्षेत्र में हिंसा जारी रहती है तो स्थिति फिर से बिगड़ेगी। ट्रंप ने विशेष रूप से इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लेकर कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना सभी पक्षों की जिम्मेदारी बनती है। इसमें बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अमेरिका शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन जरूरत पड़ने पर कठोर कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगा। डील की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक ईरान का संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निरीक्षकों का दोबारा प्रवेश देने पर सहमत होना है। इससे परमाणु कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद को सुलझाने की दिशा में एक अहम रास्ता खुलने की तौर पर इसको आप समझ सकते हैं। लेकिन समझौते को लेकर अभी पूरी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन तेल निर्यात, जमे हुए ईरानी फंड, परमाणु गतिविधियों की निगरानी, क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था और लेबनान में संघर्ष विराम जैसे मुद्दों पर विस्तृत सहमति बनना बाकी है। तकनीकी स्तर की वार्ता में इन्हीं विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी और चुनौती ये है कि पिछले कुछ दिनों में दोनों पक्षों के बीच में जो बयानबाजियां हो रही हैं, वार्ता के दौरान ट्रंप की कुछ टिप्पणियां, ईरानी डेलीगेशन की तरफ से भी आपत्तियां और बातचीत प्रभावित होने की आशंका भी पैदा हो गई थी। बाद में मध्यस्थ देशों के प्रयासों से ये वार्ता आगे बढ़ पाई, नहीं तो ये वार्ता भी रुक सकती थी। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ रही कि ये वार्ता एटलीस्ट हो पाई। स्टेट ऑफ हॉर्मुज परमाणु कार्यक्रम प्रतिबंध जो है, राहत जो है, इजराइल से जुड़े सुरक्षा मुद्दों पर सहमति अगर बन जाती है तो ये मिडिल ईस्ट की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। लेकिन चीज़ें अभी भी तय नहीं हैं कि पहले की तरह सामान्य हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें अभी भी फंसी हुई हैं, विशेष तौर पर इजराइल का फैक्टर। अमेरिका और ईरान के बीच हालिया संघर्ष भले ही युद्ध विराम और बातचीत के रास्ते पर हो, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने मिडिल ईस्ट की राजनीति और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। इस बहस के केंद्र में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग व्यापारिक रूप से माना जाता है। अब ईरान ने साफ संकेत दिया है कि युद्ध के बाद इस रणनीतिक जलमार्ग की स्थिति पहले जैसी नहीं रहने वाली। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच में जो वार्ता चल रही है, इसके बाद ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रशासन और नियंत्रण तेहरान के हाथ में ही रहेगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ईरान इस क्षेत्र के प्रबंधन में अपनी भूमिका और मजबूत करेगा। युद्ध से पहले की स्थिति में लौटने का कोई सवाल नहीं है। ईरान की सरकारी जो समाचार एजेंसी है इरना, उसका स्टेटमेंट भी आया है कि स्विट्जरलैंड के बार्गन स्टॉक रिजॉर्ट में हुई उच्च स्तरीय बातचीत से लौटने के बाद में गालिबाफ ने कहा कि वार्ता के पहले चरण से सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। उनके मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लेबनान की स्थिति, तेल प्रतिबंधों में राहत और फ्रीज किए गए ईरानी फंड्स को जारी करने जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण प्रगति हो गई है। गालिबाफ ने अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर एक वीडियो जारी करते हुए संदेश में कहा कि ये प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है, आगे भी लगातार प्रयास हमारा जारी रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच में विश्वास बहाली की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए गए, लेकिन अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना बाकी, ये भी स्पष्ट किया गया। दरअसल हालिया संघर्ष के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बनकर उभरा है। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान लंबे समय से इस जलमार्ग को अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए अहम मानता रहा है। युद्ध के दौरान जब तनाव चरम पर पहुंचा तो तेहरान ने समुद्री मार्ग को दोबारा बंद कर दिया था। इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में फिर से चिंता बढ़ गई थी। बाद में अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत शुरू होने और युद्ध विराम की दिशा में प्रगति होने के बाद हॉर्मुज को फिर से खोला गया। हालांकि हालात पूरी तरीके से सामान्य नहीं हो सके। पिछले सप्ताह लेबनान में इजरायल हमलों के बाद में ईरान ने एक बार फिर से इस मार्ग को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की थी, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया था। इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका और ईरान के बीच में एक नई संपर्क बनाने पर सहमति बनी है। कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थ में हुए समझौते के तहत दोनों देश एक विशेष कम्युनिकेशन सिस्टम विकसित करेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इसको जरा समझिएगा, क्योंकि व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। स्विट्जरलैंड वार्ता का एक अहम परिणाम ये भी माना जा रहा है कि अमेरिका ने ईरानी तेल पर लगे कुछ प्रतिबंधों में अस्थायी राहत देने का फैसला किया है। समझौते के तहत ईरान को सीमित आर्थिक राहत मिलेगी और
इसकी कुछ जब्त संपत्तियों को भी जारी किया जाएगा। इससे ईरानी अर्थव्यवस्था को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में ओमान की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तालिबान ने स्विट्जरलैंड से लौटते समय ओमान का दौरा भी किया। ओमान और ईरान दोनों की सीमाएं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हैं और इसी समुद्री मार्ग की सुरक्षा में दोनों देशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही कारण है कि भविष्य की किसी भी व्यवस्था में ओमान की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण रहने जा रही है। समुद्री यातायात की गति उस दौर से भी अधिक दर्ज की गई है फिलहाल कि जब अमेरिका और ईरान ने पहली बार शांति वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई थी। हालांकि युद्ध फिलहाल थम गया है, बातचीत का रास्ता खुल गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुला हुआ है, लेकिन अभी चीजें जो हैं वो पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल नहीं है। ईरान ये दिखाना चाहता है कि क्षेत्रीय समीकरण बदल चुके हैं और हॉर्मुज पर उसका प्रभाव पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका है। ऐसे में दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि अमेरिका और ईरान के बीच में ये जो वार्ताएं हो रही हैं आगे किस दिशा में बढ़ती हैं और हॉर्मुज को लेकर बनने वाली नई व्यवस्था को वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार पर किस असर के तौर पे हम देख सकते हैं। मध्य पूर्व में शांति बहाली की कोशिशों के बीच एक बार फिर से क्षेत्रीय तनाव बढ़ता नजर आया। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच में स्थायी शांति समझौते को लेकर बातचीत। वहीं दूसरी ओर इजरायल ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी सुरक्षा नीति किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में प्रभावित नहीं होगी। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा है कि उनका देश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर नहीं चलता। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर इजरायल अपने स्वतंत्र निर्णय लेता है। यरूशलेम में आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने उन अटकलों को खारिज किया जिनमें कहा जाता है कि इजरायल की नीतियां वॉशिंगटन से तय होती हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल करीबी सहयोगी हैं, लेकिन दोनों देशों के अपने अपने राष्ट्रीय हित हैं और सभी के अपने अपने मुद्दे और जरूरी नहीं कि एक राय समान हो। नेतन्याहू ने कहा कि कुछ लोग अमेरिका में मानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप वही करते हैं जो मैं चाहता हूं, जबकि इजराइल में कुछ लोग ये सोचते हैं, उनको ये लगता है कि मैं वही करता हूं जो ट्रंप चाहते हैं। दोनों धारणाएं गलत हैं। इजराइल अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देता है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से दोहराया कि इजराइल किसी भी स्थिति में ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। उन्होंने कहा कि ये इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्थायी शांति तभी संभव है जब उन ताकतों को रोका जाए जो इजराइल की सुरक्षा को चुनौती देते हैं। नेतन्याहू ने यह भी संकेत दिया कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैन्य उपस्थिति फिलहाल जारी रहेगी और सुरक्षा स्थिति के आधार पर आगे भी जो निर्णय हैं वो लिए जाएंगे। लेकिन 80 मिनट तक जो चर्चा चली वो बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट कर गए। लेकिन अभी जेडी वेंस ने बातचीत को सकारात्मक तो बता दिया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रगति होने के बावजूद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अभी ये एक दीर्घकालिक शांति और सुरक्षा के तौर पे इसको पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको स्थायी तौर पर अभी समय लगेगा चीज़ों को पूर्ण रूप से पुनः स्थिति बहाल होने में। हिजबुल्लाह की गतिविधियों को नियंत्रित करना चाहिए, ये बातें अमेरिका लगातार कह रहा है और इधर से ईरान बार बार नेतन्याहू और इजराइल को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि उनको बोलिए कि वो जो है बमबाजी बंद करें। लेकिन हिजबुल्लाह वर्सेस नेतन्याहू, हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं चुनौतियां इस पूरे बातचीत में खटास डालने जैसा ही नज़र आ रहा है। बड़ी चीज़ ये है कि इजरायली सेना प्रमुख इयाल ज़मीन ने भी संकेत दिया है कि यदि परिस्थितियां नहीं सुधरी तो हिजबुल्लाह के खिलाफ सैनिक कार्रवाई फिर से तेज हो सकती है। और इस प्रकार के जो इंफॉर्मेशन वॉर चल रही है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है। स्थितियां जो है यहाँ से जब इन चीज़ों को हम देखते हैं तो समझ में आता है कि चीज़ें जो हैं वो भी पहले की तरह सामान्य होने में और ज़्यादा समय लेंगी। जैसे ओनली बिकॉज की बैठक हो गई, 80 मिनट की बातचीत हो गई, इसका ये मतलब नहीं है कि पूर्ण रूप से शांति हो गई है। पूर्ण रूप से शांति में अभी समय है। ये बात आप मान के चलिए कि मध्य पूर्व इस समय दो समानांतर परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक तरफ अमेरिका और ईरान कूटनीतिक समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ स्विट्जरलैंड में, और दूसरी ओर इजराइल अपनी सुरक्षा चिंताओं को लेकर किसी भी तरीके की नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। यरूशलेम में जो कह दिया बेंजामिन नेतन्याहू ने वहीं पे चीज़ें समाप्त हो गई कि हम अपनी सुरक्षा पे समझौता नहीं करेंगे। और ये चीज़ बहुत स्पष्ट तौर पे कही गई कि अमेरिका के इशारे पर इजराइल नहीं चलता। उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि हम किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे।